हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी पीवाई क्यू की, कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स की आपको पीवाई क्यूज मिलेगी। हर टॉपिक की आपको पुराने सवाल मिलेंगे और अच्छे सवाल मिलेंगे ताकि आपको एग्जाम में परेशान नहीं हो, है ना। जैसे कुछ बच्चों के डाउट्स हैं कि उन लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। देखो, आपके पास अब लगभग 2 महीने मानो आप, है ना। हाँ, 2 महीने और कुछ दिन बचे हैं आपके एग्जाम्स के। तो आप लोगों को बहुत कंसाइज पढ़ना है। ऐसा नहीं पढ़ना कि हर चीज पढ़नी है और बहुत ज्यादा शोर से पढ़नी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने सब्जेक्ट टारगेट करना है ना। जैसे यदि मैं बात करूं पेपर फर्स्ट की, तो पेपर फर्स्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट है। एक तो बहुत बड़ा पोर्शन है, वो जीके का पोर्शन है। यदि इस जीके वाले पोर्शन को यदि मैं 50 नंबर का मानूं, तो इस 50 नंबर में भी बहुत सारे डिवीजन है ना। जैसे इसमें करंट अफेयर्स आता है। यदि इसमें बात करूं तो इसमें साइंस भी है और इसमें राजस्थान जीके वाला पोर्शन है। तो आप लोगों को दूसरी चीज, जो बाकी के 50 नंबर हैं वो मैथ और रीजनिंग है। मैथ्स प्लस रीजनिंग है। तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि अब इस इतने कम समय में आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है ताकि वो आपको ज्यादा डिलीवर करे या फिर आपके ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो। देखो, जैसे मैंने तैयारी की थी, तो मेरा मेन टारगेट था मैथ और रीजनिंग का 50 का, है ना। और 50 में से मेरे 46 सवाल थे वो सही हुए थे। मैथ रीजनिंग के 50 में से 46 सवाल मेरे पास सही हुए थे। और फिर मैंने पढ़ा था करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैंने मोमल पढ़ी थी उस समय। और मोमल के बुक में से मेरे को 5 या 6 सवाल एज इट इज मिल गए थे। ठीक है। उसके बाद में साइंस वाला पोर्शन मेरा ठीक ठाक था, तो 2-4 सवाल वहां से सही हो गए थे। राजस्थान जीके में मैंने सिर्फ मॉडर्न जो इतिहास है वो पढ़ा था, जैसे 1857 की क्रांति के बाद वाला पोर्शन पढ़ा था। और इसमें आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन पढ़ा था, जैसे मेले वगैरह हो गए, त्योहार वगैरह हो गया ना, जैसे संत वगैरह हैं, ये वाला। तो मैंने पहले से अपना जो फिल्टर लगा दिए थे उसमें, कि कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे को पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे लिए स्कोरिंग है। मान लो मैं किसी सब्जेक्ट को 8 घंटे देता हूं, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि उन 8 घंटों में मेरे 8 नंबर आए या फिर 6 नंबर आए, है ना। अब आपके पास 1 साल का टाइम नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट को बिल्कुल थोरोली पढ़ सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो ना। आपको बिल्कुल अपना दिमाग यूज में लेना है ना, कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, कि आपको अपना जितनी आपकी काबिलियत है उस हिसाब से आपको यूज लेना अपना दिमाग, और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है ताकि आपकी एग्जाम निकल लीजिए। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं दूसरे सब्जेक्ट की, जो पेपर 2 है, पेपर 2 में भी आप अपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए स्कोरिंग है। उन सब्जेक्ट में जिनको आपको लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, उनके सवाल लगे, नए नए सवाल लगे। और जिन सब्जेक्ट को लगता है कि आपको वीक हैं, तो उनमें से देखो कि कौन सा पोर्शन है वो आप कम समय में बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे यदि मैं बात करूं कि पेपर फर्स्ट में जो पहला है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, वो सबका अच्छा होना चाहिए, सारे लोग उसमें अच्छा कर सकते हैं। जो दूसरा है, जो एमएस वर्ड वाला, पावर पॉइंट वाला, एमएस एक्सेस वाला, वो लोग अच्छा कर सकते हैं। फिर यदि अपन बात करें डीबीएमएस, डीबीएमएस बहुत सारे बच्चों का अच्छा रहता है। फिर बात करें नेटवर्किंग वाला, ये वाला पोर्शन आप अच्छा कर सकते हो। फिर यदि अपन बात करें इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में, ये वाला पोर्शन भी आप अच्छा कर सकते हो। फिर यदि अपन बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले में, तो आप पाइथन पढ़ सकते हो, और पाइथन को बहुत लिमिटेड पढ़ सकते हो ना। जैसे पाइथन को आप पढ़ने के लिए आप क्या करो, पाइथन यदि आपको पढ़नी है तो कक्षा 11 की बुक आती है, जो राजस्थान बोर्ड की कक्षा 11 की बुक है, वो आप पढ़ो। उसमें से सी और सी प्लस प्लस आप छोड़ भी सकते हो, आपकी इच्छा है पढ़ने की। तो राजस्थान बोर्ड की पुरानी किताब आती है 11th और 12th की, जिसमें सी और सी प्लस प्लस दे रखा था। ये तीनों की तीनों बुकों के जो पीडीएफ है, वो अपने में टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दूंगा, तो आप वो पढ़ सकते हो। जैसे आप एआई वाला सेक्शन इसमें से पढ़ सकते हो, है ना। फिर उसमें है वेब वाला एक सेक्शन, है ना, एक्सएमएल करके है ना, HTML XML करके, वो वाला सेक्शन भी आप पढ़ सकते हो। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोगों को अब तय करना पड़ेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हैं, है ना। और उन जो सब्जेक्ट अच्छे हैं उनको आपको उन पे पूरा ध्यान देना है कि उन पे जो सवाल आए 90% सवाल उनको आप हल करो। ठीक है। चलो, इसकी मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा कि इस समय आपके कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। आज के सवाल हैं। देखो, आज का जो टॉपिक है वो नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। नेटवर्क सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि नेटवर्क की सुरक्षा को मतलब कौन कौन सी चीजों से खतरा है, कि नेटवर्क की सुरक्षा में कौन कौन से लोग आ सकते हैं जो नेटवर्क की सुरक्षा के लिए खतरा है, नेटवर्क में घुस सकते हैं, जो अनवांटेड चीजें करेंगे और नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि नेटवर्क सुरक्षा किन किन लोगों के कारण अपन को खतरा है। दूसरी चीज देखेंगे कि अपन को एक अच्छा नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क को सुरक्षित बनाना है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों का अपन यूज करेंगे। तो आज की क्लास में जितने भी आपको मिलेंगे वो नेटवर्क सिक्योरिटी पे क्वेश्चन मिलेंगे। इसकी एक क्लास और भी मिलेगी आपको नेटवर्क सिक्योरिटी पे, आज ये पूरा सेक्शन कवर नहीं होगा। जितने भी सवाल हैं अच्छे सवाल हैं। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं।
देखो, सबसे पहला सवाल है मेलवेयर का पूरा नाम क्या है? मेलवेयर का पूरा नाम है मिलीशियस सॉफ्टवेयर। अब देखो मेलवेयर क्या होता है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? हानिकारक सॉफ्टवेयर है, ये हानिकारक सॉफ्टवेयर है। हानिकारक सॉफ्टवेयर है इसका मतलब ये है, ये आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा है, ये आपका कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर में जो भी डेटा है ये उसको क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान पहुंचाने का मतलब ये है कि डेटा को डिलीट कर सकता है, डेटा को लॉक कर सकता है, डेटा को इनक्रिप्ट कर सकता है, ये सारी चीजें आप कर सकता है। तो आपके कंप्यूटर में कोई भी मेलवेयर प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं होना चाहिए। मेलवेयर का मतलब होता है मिलीशियस सॉफ्टवेयर, ये एक हानिकारक सॉफ्टवेयर रहता है जो कि आपके कंप्यूटर के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, नुकसानदायक है। चलो अगला सवाल, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का प्रकार है? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से मेलवेयर सॉफ्टवेयर है। मेलवेयर का मतलब होता है हानिकारक सॉफ्टवेयर, हानिकारक का मतलब है ये आपके कंप्यूटर के लिए अच्छे नहीं है। कौन कौन से मेलवेयर सॉफ्टवेयर इनमें से? ये सारे के सारे क्या है? मेलवेयर सॉफ्टवेयर है, जैसे वायरस, वॉर्म्स, रैंसमवेयर, ट्रोजन्स और स्पाईवेयर, ये सारे के सारे क्या है? एक प्रकार के मेलवेयर सॉफ्टवेयर है। परीक्षा में सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन से मेलवेयर सॉफ्टवेयर हैं और कौन से मेलवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है। चलो अगला सवाल देखो, सॉरी, कि कंप्यूटर वायरस शब्द किसने दिया था? बताओ। देखिए कंप्यूटर वायरस शब्द किसने दिया था? कंप्यूटर वायरस शब्द दिया था फ्रेड कोहेन ने। किसने दिया था? फ्रेड कोहेन ने 1985 में कंप्यूटर वायरस शब्द दिया था। उसके बाद में देखो यहाँ पे और भी नाम है, जैसे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब बनाई थी, WWW बनाई थी, वर्ल्ड वाइड वेब। और आपको पता है कि जब वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए एक लैंग्वेज का उपयोग करते हैं ना, एक भाषा का उपयोग करते हैं, उस भाषा का नाम है HTML। और ये भाषा भी किसने बनाई थी? टिम बर्नर्स-ली। परीक्षा में सवाल आ सकता है कि टीम बर्नर्स-ली से रिलेटेड दो सवाल है कि WWW किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने। और एक लैंग्वेज होती है जो वेबसाइट को अपन डेवलप करते हैं तो अपन को एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, HTML। HTML आपके सिलेबस में भी है। तो HTML लैंग्वेज किसने बनाई थी? टिम बर्नर्स-ली ने। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद में देखो बिल गेट्स जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया था। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा वायरस है? ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखे हैं नाम, इसलिए मैंने यहाँ पे लिए। इनमें से आपको बताना है कौन सा वायरस है। ये सारे के सारे हैं जो वायरस के प्रकार हैं, आपको याद रखने हैं। एक तो वायरस के प्रकार आपको याद रखने, एक वर्म्स के प्रकार आपको याद रखने हैं, जैसे क्रिप्टोलोकर करके है, आई लव यू है, माइडून करके है, सेसर करके है, नेट सही है, स्लेमर है। और ये सारे के सारे आपको वायरस के नाम याद रखने हैं। परीक्षा में सवाल आ सकता है इनमें से कौन सा वायरस है या फिर कौन सा वायरस नहीं है। चलो अगला सवाल देखो। देखिए वर्म्स किस प्रकार का मेलवेयर है? देखो एक तो वायरस अपन ने समझ लिया। वायरस के बारे में एक चीज और बताऊं, जो वायरस होता है इसको होस्ट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? होस्ट की। वायरस को होस्ट की जरूरत पड़ती है। होस्ट की जरूरत पड़नी है, पहली चीज का मतलब ये स्टैंड अलोन नहीं है, अकेला वायरस नहीं रह सकता। वायरस को रहने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, उसके ऊपर वायरस रह सकता है। दूसरी चीज, वायरस कब फैलेगा? जब संक्रमित फाइल या फोल्डर को ओपन करेंगे, फाइल या फोल्डर को अपन ओपन करेंगे तब जाके वायरस क्या करता है? फैलता है। और ये कॉन्टेक्ट में आने से फैलता है। देखो वायरस के बारे में देखो, वायरस को होस्ट की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि वायरस अकेला कुछ भी नहीं है ना, वायरस को रहने के लिए कोई ना कोई फाइल की जरूरत पड़ेगी, कोई ना कोई फोल्डर की जरूरत पड़ेगी। यदि अपन उस संक्रमित फाइल या फोल्डर को खोलते हैं तभी वायरस क्या करता है? फैलता है। चलो अगला है वर्म्स किस प्रकार का मेलवेयर है? वर्म है सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस। वर्म्स के बारे में देखो, ये स्टैंड अलोन काम करता है, स्टैंड अलोन काम, स्टैंड अलोन काम करता है। इसका मतलब यह है इसको होस्ट की जरूरत नहीं रहती, इसको होस्ट की जरूरत नहीं रहती। वायरस और वर्म्स में एक ही फर्क है, वायरस को होस्ट की जरूरत रहती है जबकि वर्म्स को होस्ट की जरूरत नहीं रहती। उसके बाद में सेल्फ रेप्लिकेटेड का ये मतलब है कि ये अपनी कॉपी खुद बना लेता है, ये अपनी कॉपी खुद बना लेता है, इसे बोलते हैं। और ये इसकी खास प्रॉपर्टी है वर्म्स की, ये आप लोगों को याद रखना। नहीं उनमें से सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर कौन सा है? तो वो उसका आंसर है वर्म्स। अगला सवाल देखो, ये वर्म्स के कुछ एग्जांपल है वो आप लोगों को याद रखने। ये मोरिस वाला तो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा है, ये शायद किसी PSU में पूछा है या फिर कोई स्टेट की कंप्यूटर की एग्जाम में ये पूछा गया है। आपको वर्म्स के एग्जांपल याद रखने हैं। स्ट्रोम करके है, सोबिक करके है, MS ब्लास्ट करके है, कोड रेड ये इंपॉर्टेंट है, और एक मोरिस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आपको जितने भी ये भी NCERT से लिए गए हैं, तो जितने भी आपके वायरस के नाम जो मैंने बताए वो आपको याद रखने हैं। जितने भी वर्म्स के नाम बता रहा हूं वो भी आप लोगों को
याद रखना है। चलो अगला सवाल देखो, देखिए रैनसमवेयर क्या है। ये भी एक मेलवेयर का प्रकार है। रैनसमवेयर क्या है? रैनसमवेयर क्या करता है? डेटा को लो करके फिरौती मांगने वाला मेलवेयर है। देखो रैनसमवेयर, रैनसम का मतलब ही क्या होता है? रैनसम का मतलब होता है फिरौती। रैनसम का मतलब क्या होता है? फिरौती। देखो ये काम कैसे करता है। ये आपका कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर में मान लो आपकी कोई भी फाइल या फोल्डर है ना, ऐसा मैं मान लेता हूँ ये फाइल है ना। तो रैनसमवेयर क्या करेगा, इस फाइल पे दो तरीके से काम करता है, या तो इस फाइल को लॉक कर देगा या फिर इस फाइल को इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट कर, लॉक करने का ये मतलब है कि जैसे आप फाइल को ओपन करने की कोशिश करोगे, फाइल लॉक रहेगी, आपको पासवर्ड बोलेगा या फिर आपको फिरौती के रूप में कुछ पैसे बोलेगा कि आप इसके 100 रुपए दो, तब जाके आप फाइल खोल सकते हो। दूसरा है फाइल को इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट करने का ये मतलब है, मान लो आपकी फाइल है कोई भी जिसमें PYQs वगैरह लिखेंगे, उस फाइल को किसी और लैंग्वेज में बदल देगा ताकि आप उस फाइल में जो भी डेटा है उसको समझने में समर्थ नहीं हो। आपको समझ में नहीं आएगा कि फाइल में जो डेटा है वो अब कौन किस प्रकार का डेटा है ना, वो फाइल आपके लिए कोई काम की नहीं रहेगी। यदि आपको उसको वापस डिक्रिप्ट करना है तो उसके लिए भी ये क्या करता है, पैसे मांगता है। ये दो तरीके से काम करता है, या तो आपके फाइल को लॉक कर देगा या फिर फाइल को इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट करने का मतलब है किसी ऐसी लैंग्वेज में चेंज कर देगा जो आपके समझ में नहीं आएगी। अब देखो रैनसमवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रैनसमवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा को इनक्रिप्ट करके पैसे मांगना। ये क्या करता है, आपके डेटा को इनक्रिप्ट करेगा और फिर आपसे पैसे मांगेगा कि आपको यदि वापस डेटा सही डेटा चाहिए तो आप मेरे को क्या है, पैसे दो, जितने भी पैसे मांग सकता है। चलो अगला देखो, वानाक्रई क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वानाक्रई क्या है? सबसे पहली चीज, वानाक्रई क्या है? ये एक प्रकार का रैनसमवेयर है। देखना आप है ना, वानाक्रई के बारे में कुछ पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट है ना। बहुत अच्छे चांस है कि इस पे वानाक्रई पे आपके सवाल मिलेगा। देखो वानाक्रई कब आया था? वानाक्रई आया था 2017 में, और लगभग 150 देशों में ये फैला था। 150 देशों में ये फैला था। ये देखो ये किन में आया था? ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आया था। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी कंप्यूटर थे उनमें ये रैनसमवेयर आया था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये क्या करता था? ये डेटा को इनक्रिप्ट करता था, डेटा को लॉक नहीं करता था, डेटा को इनक्रिप्ट करता था। डेटा को इनक्रिप्ट करने के बाद ये क्या करता था? फिरौती मांगता था। क्या करता था? फिरौती मांगता था। और जो फिरौती मांगता था वो किस में मांगता था? बिटकॉइन में। किस में मांगता था? बिटकॉइन। ये इंपॉर्टेंट आप चीज को याद रखना है। अब देखो बिटकॉइन, बिटकॉइन कब आया था? बिटकॉइन आया था 2009 में। एक इंपॉर्टेंट, बिटकॉइन क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है। ये क्या है? एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है डिजिटल करेंसी है। ये एक प्रकार की क्या है? डिजिटल करेंसी है। अगली चीज, बिटकॉइन कौन सी तकनीक पे काम करता है? बिटकॉइन है वो ब्लॉकचेन तकनीक पे काम करता है। ब्लॉकचेन तकनीक पे काम करता है। यदि आपको लग रहा है अच्छे सवाल है तो आप लोगों को साथ साथ में इनके शॉर्ट नोट्स टाइप के बनाने हैं, या फिर ये जो भी रहेगी आपकी PDF फाइल रहेगी वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। देखो इतनी चीज आई आप लोगों को समझ में। उसके बाद में देखो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कमी थी उस समय। उस कमी का नाम था SMB। SMB का मतलब है सर्वर मैसेज ब्लॉक। इस कमी का फायदा उठा के रैनसमवेयर है उसने पूरा अपना आतंक मचा दिया था, है ना। अब एक चीज और देखो, यहां पे इस कमी का फायदा उठाने के लिए, उसने इथरनल ब्लू नाम के एक्सप्लॉइट का यूज किया गया था। इथरनल ब्लू नाम के एक्सप्लॉइट का यूज किया गया था। चलो वापस देखते हैं, आप लोगों को यदि लग रहा है थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो वापस देखो क्या है। अपन देख रहे हैं वानाक्रई क्या है। तो वानाक्रई एक प्रकार का रैनसमवेयर है। ये रैनसमवेयर कब आया था? 2017 में आया था, और लगभग 150 देशों में इसने आतंक मचाया था। जो ज्यादा अफेक्टेड देश था वो था यूके, है ना, जिसको अपन इंग्लैंड बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड था। जो वानाक्रई कहां पे आया था? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आया था। जिन कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था वहां पे ये रैनसमवेयर आया था। उस समय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कमी थी SMB करके, है ना। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल था, सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल था। इस प्रोटोकॉल में क्या थी? कोई ना कोई कमी थी। इस कमी का फायदा उठा के ये आया था, और कमी का फायदा उठाने के लिए उसने जो भी एक्सप्लॉइट यूज किया था उसे क्या बोलते हैं अपन? इथरनल ब्लू। परीक्षा में सवाल आ सकता है कि इथरनल ब्लू का संबंध किससे है। अगली चीज देखो, इसने क्या किया था? डेटा को इनक्रिप्ट किया था, और डेटा को इनक्रिप्ट करके जो फिरौती मांगी थी वो मांगी थी बिटकॉइंस में। किस में मांगी थी? बिटकॉइंस में। बिटकॉइन के बारे में ये दो तीन चीजें, 2009 में आया था, ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। और बिटकॉइन में कौन सी तकनीक अपन यूज करते हैं? ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करते हैं। आपको वापस देखना है, ये समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देखो, समझ में आ जाएगा। चलो
सॉरी। अगला देखो, ट्रोजन्स कैसे फैलता है, ये भी एक प्रकार का स्पाईवेयर है। ट्रोजन्स कैसे फैलता है, ये फैलता है यूजर द्वारा डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करने के लिए। अब देखो ट्रोजन्स के पीछे की एक कहानी है, ऐसे समझो ना, जैसे एक पुराना शहर था जिसका नाम था यूनान, है ना। और जो यूनान का किला था वो बहुत ही मजबूत किला था ना, तो बहुत सारे राजा लोग आए उस पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया, है ना। क्योंकि जो कोई भी जो राजा था वो किले के अंदर घुस ही नहीं पाता था, क्योंकि उसकी दीवारें बहुत मजबूत थी और दीवारों पे इस प्रकार की टेक्नोलॉजी थी कि वो वहां पे जो सैनिक है उनको तो बाहर वाले दिख रहे हैं, लेकिन बाहर वालों को अंदर वाले नहीं दिख रहे हैं, तो वो क्या करते थे, बाहर वाली सेना को नष्ट कर देते थे। तो इसी प्रकार से एक राजा आया था यूनान पे आक्रमण करने के लिए। तो यूनान के जो पास था वो बहुत सारा समुद्र था, है ना। तो उन लोगों ने दिन में आक्रमण किया तो उन्हें लग गया कि वो हार रहे हैं, तो वो लोग वापस चले गए। लेकिन जाते हुए उन्होंने क्या कर दिया, एक घोड़ा यहाँ पे छोड़ दिया, एक घोड़ा वो छोड़ के चले गए। जब यूनान वालों ने सुबह देखा तो उन्होंने देखा कि जो कल आक्रमण करे थे राजा, वो लोग हार के चले गए, लेकिन उन्होंने अपने गिफ्ट के लिए एक घोड़ा छोड़ के चले गए, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत खुश होकर उस घोड़े को अपने महल के अंदर ले आते हैं। लेकिन इन लोगों की पहले से प्लानिंग रहती है। इस घोड़े के अंदर लगभग 50 के आसपास सैनिक रहते हैं, है ना। और रात जैसी रात होती है ये सेना वापस लौट के आ जाती है, और ये रात में क्या करते हैं, किले के जो मेन गेट होता है उसको खोल देते हैं। उसके बाद में पूरी की पूरी जो सेना वो अंदर घुस जाती है और यूनान के किले को तबाह कर दिया जाता है ना। तो ये भी क्या है, ट्रोजन्स है। तो एक मूवी है ट्रोई करके, आप देखना, आपको टाइम मिले तो, एग्जाम के बाद देखनी है, अभी नहीं देखनी, है ना। तो ये क्या करता है कि अपन को ऐसे प्रेडिक्ट करता है कि जो भी सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, लेकिन वो अपने लिए उपयोगी नहीं रहता है, अपने लिए हानिकारक रहता है। चलो अगला सवाल देखो, स्पाईवेयर क्या है, बताओ। देखिए स्पाईवेयर क्या है। स्पाई का मतलब होता है जासूसी। स्पाई का मतलब होता है जासूसी, जासूसी करना। जासूसी समझते हो ना, ये सॉरी जासूसी गलत लिख दिया ना, जासूसी, है ना। तो ये क्या करता है, ऐसा मेलवेयर है जो यूजर की गतिविधियों पर नजर रखता है। ये इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आप दिन में, जैसे आप फोन में आ गया आपके, या फिर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आ गया, तो आपने जो भी गतिविधि की है ना, मान लो आपने फेसबुक खोला है या फिर इंस्टाग्राम खोला है या फिर वो बहुत सारी एप्स खोली है, और आपने क्या क्या सर्च किया है, आपकी सारी एक्टिविटीज को ये क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, और रिकॉर्ड करके एक अलग फाइल में रख देगा ना। उस फाइल का ये यूज करेगा, हो सकता है किसी दूसरे आदमी को बेच दे जो जिसका काम है इलीगल काम करना, फिर वो आपको अलग तरीके से परेशान करे। तो स्पाईवेयर का काम क्या करता है, ये आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है उन पे क्या रखता है, नजर रखता है। अगला सवाल देखो, देखिए की लॉगर क्या है। एक होता है की लॉगर, ये एक ऐसा मेलवेयर है जो कीबोर्ड की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। कीबोर्ड की गतिविधियों से ये मतलब है, जैसे आपने कीबोर्ड में जो भी बटन दबाया, जैसे आपने अपना अकाउंट दबाया ना, अकाउंट नंबर दबाया, तो पहले अपना यूजर आईडी डालोगे, उसके बाद में पासवर्ड डालोगे, तो ये सारे के सारे यूजर आईडी पासवर्ड को एक फाइल में सेव कर लेगा, आ रहा है समझ में। फिर उसका गलत फायदा उठाएगा, आपके बिना ऑथोरिटी के, बिना आपके यूजर आईडी और पासवर्ड से आपके लॉगिन भी कर सकता है और कुछ गलत एक्टिविटीज भी कर सकता है। तो इसका समाधान है, आप वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग करो। वर्चुअल कीबोर्ड, आप लोगों ने एसबीआई की बैंक चलाया, कभी लॉगिन करना, तो वहां पे एक वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन रहेगा। जैसे आप वर्चुअल कीबोर्ड पे क्लिक करोगे तो एक कीबोर्ड खुल जाएगा, अपने कीबोर्ड की तरह एक उसी तरह का कीबोर्ड खुल जाएगा। उसमें खास बात ये कि जितनी भी कीज रहती है उनकी चेंज होती रहती है पोजीशन। जैसे आपने अपने देखा होगा, अपना जो नॉर्मल कीबोर्ड रहता है QWERT वाला रहता है, लेकिन वो वर्चुअल कीबोर्ड ऐसा नहीं रहता है, उसमें हर पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है कीज की। तो अपन को इसका समाधान क्या है, अपन को वर्चुअल कीबोर्ड यूज में लेना चाहिए। अगला देखो, दुनिया का पहला एंटीवायरस कौन सा था। अब देखो, पहला एंटीवायरस था रीपर। अब देखो वायरस, सबसे पहले ये देखो, वायरस को अपन को किल करना है या फिर वायरस को मारना है या फिर वायरस को ओवरकम करना है, तो अपन ने क्या बनाया, एंटीवायरस बनाया। क्या बनाया, एंटीवायरस बनाया। तो एंटीवायरस क्या होता है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम क्या होता है, अपने जितने भी कंप्यूटर हैं या फिर डिवाइस में है, सबसे पहले उसको वायरस को पहचाना और फिर वायरस को मारना या फिर वायरस को डिलीट करना। तो दुनिया का पहला एंटीवायरस कौन सा था, रीपर। अगला सवाल देखो, देखें एंटीवायरस निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग करके मेलवेयर को पहचानता है। अब देखो, जैसे आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के पास कोई ना कोई तकनीक होगी ना, जिसके आधार पर वो पहचानेगा। देखो तो इन 5 तकनीक का उपयोग करता है एंटीवायरस वायरस को पहचानने के लिए। पहली तकनीक है जिसका नाम है सिग्नेचर आधारित पहचान, दूसरा है सैंडबॉक्स तकनीक, फिर है ह्यूरिस्टिक तकनीक, फिर है डेटा माइनिंग तकनीक, फिर है रियल टाइम प्रोटेक्शन। आपको ये पांचों को पांचों तकनीक याद रखनी है, परीक्षा में सवाल आ सकता है कि एंटीवायरस निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग करता है या फिर कौन सी तकनीक का उपयोग नहीं करता है। तो ये पांचों को पांचों तकनीक आपको याद रखनी है, ये भी अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखो, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये आपकी बुक्स में दे रखा था, एनसीईआरटी की बुक्स में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर लिखे हैं आप लोग यूज करते होंगे या फिर आप लोगों ने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, जैसे क्विक हील है करके है, नोटन करके है, एवीजी करके, अवास्ट, ये जितने भी वायरस हैं, सॉरी एंटीवायरस हैं, ये सॉफ्टवेयर के नाम है, आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं।
अगला सवाल देखो, अगला देखो, हैकर्स किसे बोलते हैं, है ना। अभी अपन वो पढ़ रहे हैं जो लोग कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना। देखो हैकर्स वो लोग हैं, हैकर्स वो लोग हैं जिनको कंप्यूटर की समझ होती है, जिन्हें कंप्यूटर की या फिर नेटवर्क की गहरी समझ होती है। गहरी समझ का मतलब बहुत ज्यादा उनको समझ होती है ना। दूसरी चीज, ये जो लोग होते हैं वो प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट रहते हैं, प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट रहते हैं ना। प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट रहते हैं, इसका मतलब ये, मान लो आप वेबसाइट बना रहे हो या फिर आप कोई भी ऐप बना रहे हो, तो जो भी यदि वेबसाइट या फिर ऐप बना रहे हो तो कोई ना कोई आप लैंग्वेज यूज करते हो ना, ऐप बनाने के लिए या फिर वेबसाइट बनाने के लिए आप लोगों को। अच्छा एक दो सवाल दे देता हूँ ना, चलो मेरे को बताना है कि जो इंस्टाग्राम है उसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया और फेसबुक में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया ना। तो ये लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये खुद से ऐप डेवलप कर सकते हैं ना। हैकर्स वो होते हैं जो, जैसे आप मान लो मैं हैकर्स हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है, नेटवर्क की बहुत अच्छी नॉलेज है और मेरी प्रोग्रामिंग है बहुत अच्छी है। यदि आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि इस वेबसाइट में कमी क्या है। यदि वेबसाइट में कमी करके आपके डेटा को वहां से हैक कर सकता हूँ या फिर डेटा को चेंज कर सकता हूँ या फिर डेटा बदल सकता हूँ या फिर डेटा डिलीट कर सकता हूँ। ये होते हैं हैकर्स। हैकर्स जनरली आदमी होते हैं अपनी तरह। अब देखो हैकर्स के टाइप पढ़ रहे हैं। जो पहला हैकर्स होता है उसे बोलते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स का दूसरा नाम है एथिकल हैकर्स। क्या नाम है? एथिकल हैकर्स। और व्हाइट हैट हैकर्स का जो काम है, ये काम होता है अच्छे काम करते हैं। ये क्या काम करता है? अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम से मतलब है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जैसे इंडिया गवर्नमेंट की वेबसाइट है या फिर राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उन्होंने जो वेबसाइट बनाई है ना, मान लो उस वेबसाइट में कोई कमी रह गई है ना, तो व्हाइट हैकर्स क्या करते हैं, उस वेबसाइट में जो भी कमी रहती है उसको पता लगाते हैं और उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं और फिर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं या फिर सूचित करते हैं कि आपकी वेबसाइट में ये कमी है, ताकि कोई बाहर का आदमी या फिर जो दूसरे देश का आदमी है वो आपकी वेबसाइट पर कोई भी डेटा चुरा नहीं सके, फिर कोई गलत एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो व्हाइट हैकर्स क्या करते हैं? अच्छे काम करते हैं और उन्हें एथिकल हैकर्स भी बोला जाता है। जो दूसरे प्रकार के हैकर हैं उन्हें होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, जिसका दूसरा नाम है क्रैकर्स, है ना। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनका मुख्य उद्देश्य होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस करना और नुकसान पहुंचाना। ये जैसे ब्लैक हेड हैकर्स का मतलब, जैसे कोई भी मान लो मैंने वेबसाइट बनी है, तो जो ब्लैक हेड हैकर्स होंगे वो क्या करेंगे, उस वेबसाइट पे आएंगे, अपना उल्टा फुल्टा या तो वेबसाइट को हैक कर देंगे, मेरे का जो भी डेटा पड़ा है उसको इनक्रिप्ट कर देंगे या फिर डेटा को डिलीट कर देंगे, या फिर मान लो जो भी मेरा ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें अपनी गतिविधि ऐड करेंगे या फिर मेरे अकाउंट नंबर चेंज कर देंगे। ये क्या करते हैं? गलत काम करते हैं। ब्लैक हेड हैकर्स क्या करते हैं? ये गलत काम करते हैं। चलो अगले प्रकार के जो हैकर्स होते हैं वो होते हैं ग्रे हेड हैकर्स। ग्रे हेड हैकर्स किस में आते हैं? ये एथिकल और ब्लैक हैकर्स में आते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? अच्छे काम भी करेंगे प्लस बुरे काम भी करेंगे। अच्छे काम और बुरे काम करने का ये मतलब है, मान लो एक मैंने वेबसाइट बनाई, एक बंदा है जो हैकर्स है और उसने ये पता लगा लिया कि मेरी वेबसाइट में ये कमी है ना। फिर वो मेरे को कॉन्टेक्ट करेगा और मेरे को बोलेगा कि आपकी वेबसाइट में ये सारी चीजें आपकी कमी है। तो पहला तरीका ये है कि वो मेरे को बोलेगा, डिमांड भी करेगा कि आप मेरे को इतने पैसे दो, मैं आपकी कमी को दूर कर दूंगा। मान लो मैं उसको पैसे नहीं दे रहा हूँ, उसको बोलता हूँ तू भग जा, है ना, तो फिर वो क्या करेगा, अपना इंटेंशन चेंज कर देगा, फिर वेबसाइट पे जाएगा और उल्टे फुल्टे काम करेगा। इसका मतलब ग्रे हैकर्स क्या करते हैं? अच्छे और बुरे काम दोनों प्रकार के काम करते हैं। ये इनके बीच में आता है। अगला होता है ब्लू हैट हैकर्स। ब्लू हैट हैकर्स, ब्लू हैट हैकर्स का उद्देश्य होता है सिक्योरिटी सुधारना। सिक्योरिटी सुधारने का मतलब ये है, मान लो मैंने एक ऐप डेवलप की है और मैं चाहता हूं कि वो ऐप अब लॉन्च हो, है ना। तो ऐप के लॉन्च होने से पहले मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली एक अच्छी ऐप को डेवलप करने की, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ब्लू हेड हैकर्स को बुलाऊंगा और उन लोगों को बोलूंगा कि ये मैंने ऐप बनाई है, अब आप लोग ये पता करो कि इस ऐप में क्या क्या कमी है ना, कौन कौन से बग रह गए हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं इसमें। तो ये लोग क्या करेंगे, उस पूरी पूरी ऐप को वापस से चेक करेंगे, जो जो कमी है वो मेरे को बताएंगे, या फिर कोई भी जितने भी सिक्योरिटी इश्यू हैं उनको क्या करेंगे, सुधार करेंगे। ये क्या रहते हैं? ब्लू हेड हैकर्स। मेन इनका काम रहता है डीबग करना ना, डीबग करना, कि आपके जो भी सिस्टम बनाया, अपनी वेबसाइट बनी है, ऐप बनी है, फिर जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसमें जो जो कमी है ये लोग क्या कर देते हैं, उस कमी को आपको बता देते हैं। ये पैसों पे काम करते हैं, आप बुलाओगे उनकी जो जो कमी है आप लोगों को कमी बता देंगे। चलो अगला देखो, फायरवॉल क्या है। फायरवॉल क्या है इनमें से बताओ। देखिए फायरवॉल एक प्रकार का क्या है, सिक्योरिटी सिस्टम है। देखो ये मैंने फायरवॉल बना रखा है। फायरवॉल का मतलब क्या होता है? फायर का मतलब होता है आग और वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार। ये देखो ये आग की दीवार है, ये मेरा कंप्यूटर है और ये जितना भी मेरा बाहर का नेटवर्क है, इन दोनों के बीच में मैंने क्या लगा दिया, फायरवॉल लगा दिया। फायरवॉल लगा दिया, इसका मतलब ये है कि जितने भी जो लोग इसमें नहीं आने चाहिए, मतलब अनवांटेड जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाए और मेरे को जो क्या है कि जो सही डेटा है वो ही मिले। तो अपन इसको किसके लिए यूज करते हैं? सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं।
घर के बाहर दीवार क्यों लगाते हैं? अपन सिक्योरिटी के लिए यूज लगाते हैं ना, ताकि बाहर से या तो फिर कोई जानवर नहीं आए या फिर कोई भी आए उसको कूदना पड़े, सिक्योरिटी के लिए अपन इसका यूज करते हैं। अब देखो अगली चीज, फायरवॉल किसके बीच सुरक्षा प्रदान करता है? किस किस के बीच सुरक्षा प्रदान करता है? एक ट्रस्टेड नेटवर्क और एक अनट्रस्टेड नेटवर्क। ट्रस्टेड का मतलब है जिस पे अपन विश्वास कर सके। देखो ये मेरे पास एक नेटवर्क है, ये ट्रस्टेड नेटवर्क है, इसका मतलब ये विश्वसनीय नेटवर्क है, इसमें मैंने बहुत अच्छी सिक्योरिटी दे रखी है। लेकिन ये नेटवर्क है बाकी और नेटवर्कों से भी जुड़ा हुआ है। ये जो नेटवर्क है इस पर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, ये अनट्रस्टेड नेटवर्क है। तो मेरे को अनट्रस्टेड नेटवर्क और ट्रस्टेड नेटवर्क के बीच एक फायरवॉल लगाना पड़ेगा। ये क्या कर सकता है? ये सुरक्षा कर सकता है। इससे जो भी डेटा आएगा उनकी मेरे को सुरक्षा करेगा। डेटा के साथ हो सकता है कि कुछ मिलीशियस चीजें आ जाए या अनवांटेड चीजें आए, तो ये यहाँ पे आके क्या करेगी? रुक जाएगी। तो फायरवॉल को अपन कहां पे यूज करते हैं? ट्रस्टेड नेटवर्क और अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में। अगला देखो, अब है फायरवॉल के टाइप्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना ना। फायरवॉल के टाइप्स किसके हिसाब से टाइप देख रहे हैं? या तो मेथड ऑफ ऑपरेशन पे या फिर ट्रैफिक फिल्टरिंग के आधार पे। देखो फायरवॉल करेगा क्या? ये मान लो फायरवॉल है ना, ये मेरा कंप्यूटर है, ये बाहर का नेटवर्क है। इससे जो भी डेटा आएगा उसको ये क्या करेगा? फिल्टर करेगा। फिल्टर करेगा। फिल्टर करने से ये मतलब है कि जो डेटा सही होगा उसी डेटा को मेरे पास आने देगा। जो अनवांटेड डेटा है या फिर जितने भी गलत चीजें, अनऑथराइज्ड एक्सेस है, उन सबको क्या करेगा? ये यहीं पे रोक देगा। जो सही डेटा है वही डेटा मेरे पास आएगा। तो ये क्या करेगा? फिल्टर। उस आधार पे जो फायरवॉल होते हैं वो 5 प्रकार के फायरवॉल होते हैं। परीक्षा में पूछ सकते हैं कि ट्रैफिक फिल्टरिंग के आधार पर फायरवॉल के प्रकार कौन कौन से हैं। ट्रैफिक फिल्टरिंग के आधार पर फायरवॉल कितने प्रकार के होते हैं? 5। पहला है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ये क्या करता है? पैकेट पे फिल्टरिंग करता है। फिर है सर्किट लेवल गेटवेज, फिर है स्टेटफुल इंस्पेक्शन, फिर है प्रोक्सी फायरवॉल, फिर है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स। तो देखो अगला सवाल, निम्न में से कौन सी जानकारी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जांचता है? मान लो आपने अपने पैकेट फिल्टर फायरवॉल लगा रखा है, तो पैकेट फिल्टर फायरवॉल कौन कौन सी चीजें हैं वो देखता है। कौन कौन सी चीजें देखता है? ये सारी की सारी चीजें पैकेट फायरवॉल देखता है। एक चीज और, जो पैकेट फायरवॉल है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। कौन सी लेयर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे काम करता है ना। कौन कौन सी चीजें देखेगा? सोर्स का आईपी एड्रेस, कि जिसने भेजा है उसका आईपी एड्रेस क्या है उसको चेक करता है। डेस्टिनेशन, जहां पे डेटा मेरे पास जा रहा है उस डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या है उसको भी चेक करता है। और जो पोर्ट नंबर दिया गया है उस पोर्ट नंबर को भी चेक करता है। जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है ये 3 चीजें चेक करता है और उसके आधार पर डेटा को क्या करता है? फिल्टर करता है। अगला देखिए, हाँ, सर्किट लेवल गेटवेज। सर्किट लेवल गेटवेज का मुख्य कार्य क्या है? ये कनेक्शन स्टेब्लिश को वेरीफाई करता है। कनेक्शन स्टेब्लिश को वेरीफाई करता है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो 2 कनेक्शन है, ये 2 नेटवर्क है, इनके बीच कनेक्शन बना है। तो सर्किट लेवल गेटवे क्या करेगा? इस कनेक्शन को वेरीफाई करेगा कि ये जो कनेक्शन अभी अभी बना है वो कनेक्शन वेरीफाई है या नहीं। मतलब इस वाले आदमी से जो अपन ने जो कनेक्शन बनाया है ये ऑथोराइज्ड है या नहीं, या फिर ये सही आदमी है या नहीं। ये सिर्फ इसका काम क्या है? जो भी कनेक्शन बना है उस कनेक्शन को वेरीफाई करना कि कनेक्शन बनने के बाद जो भी कनेक्शन बना है वो सही है या नहीं। यदि कनेक्शन गलत है तो ये क्या कर देगा? यहाँ पे इसका कनेक्शन है वो यहीं से रिमूव कर देगा। इससे जो भी डेटा वो आ और जा नहीं सकता। अगला देखिए, स्टेटफुल इंस्पेक्शंस फायरवॉल क्या करता है? जानकारी रखने के लिए क्या करता है? ये एक स्टेट टेबल मेंटेन करता है। देखो ये फायरवॉल क्या करेगा? एक स्टेट टेबल मेंटेन करेगा। देखो स्टेट टेबल में क्या रहेगी? मान लो जो भी जितने भी कनेक्शन है आपके, जितने भी कनेक्शन आपने पहले बनाए हैं, पास्ट के जितने भी कनेक्शन है, उन कनेक्शन की सारी जानकारी रखेगी कि कौन किसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका पोर्ट एड्रेस क्या है, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, सारी जानकारी ये रखेगा। और जितने भी पुराने पैकेट है, मतलब जो जितने भी पास्ट के पैकेट है, पास्ट का डेटा है, उनकी जानकारी भी ये रखता है। और जो वर्तमान में डेटा चल रहा है उसकी जानकारी भी ये रखता है। ये क्या बनाता है? कि स्टेट टेबल बनाता है। मान लो 2 डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन का जो भी आईपी एड्रेस है, मान लो अलग अलग हो रहा है या फिर डेटा चेंज हो रहा है, तो उसके बारे में इसको पता लग जाता है। ये क्या करता है? स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल का काम है। अगला सवाल देखिए, प्रोक्सी फायरवॉल किस प्रकार के ट्रैफिक का निरीक्षण करता है? प्रोक्सी फायरवॉल ये क्या करता है? एप्लीकेशन डेटा को क्या करता है? निरीक्षित करता है। और ये कौन सी लेयर पे काम करता है? एप्लीकेशन लेयर पे। ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। अगला सवाल देखिए, चलो अब देखो, टाइप ऑफ फायरवॉल बेस्ड ऑन द डिप्लॉयमेंट लोकेशन। डिप्लॉयमेंट लोकेशन का मतलब है कि स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर वो पहले देखे थे अपन ने कि फिल्टरिंग तकनीक के आधार पर फायरवॉल 5 प्रकार के होते हैं। यदि अपन देखें डिप्लॉयमेंट लोकेशन के आधार पे तो फायरवॉल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जो पहला फायरवॉल है वो है नेटवर्क फायरवॉल। नेटवर्क फायरवॉल का ये मतलब है कि मान लो आपके 2 नेटवर्क हैं, इन दोनों नेटवर्क को बीच आपको सुरक्षा चाहिए, उसके लिए आप जो फायरवॉल लगाते हैं उसे बोलते हैं नेटवर्क फायरवॉल। दूसरा होता है होस्ट आधारित फायरवॉल। होस्ट आधारित फायरवॉल का मतलब है ये मेरा कंप्यूटर है और ये मेरा कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे कंप्यूटर की सुरक्षा रहे, इसके लिए मैं जो फायरवॉल लगा रहा हूं उसे बोलते हैं होस्ट बेस्ड फायरवॉल। समझ में आ रहा है?
नेटवर्क बेस्ड नेटवर्क फायरवॉल का ये मतलब है कि दो नेटवर्कों के बीच लगाया जाता है, और जबकि जो होस्ट बेस है वो आप किसी ना किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर या फिर जो भी आपका छोटा नेटवर्क है उसके बाहर आप लगाते हो। अगला सवाल देखो, देखिए साइबर स्पेस शब्द किसने कॉइन किया था, मतलब साइबर स्पेस शब्द किसने आजाद किया था, ये है विलियम गिब्सन ने, विलियम गिब्सन ने। देखो साइबर स्पेस, स्पेस का मतलब समझते हो ना, अंतरिक्ष, और साइबर स्पेस का ये मतलब है कि एक ऐसा वर्चुअल वातावरण जिसमें बहुत सारी डिवाइसेज आपस में क्या है कनेक्टेड है, आपस में डेटा भेज रही है। ये एक वर्चुअल वातावरण है, इसमें बहुत सारी डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड है, अपन को दिख नहीं रही है लेकिन बहुत सारी डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड है, और बहुत सारी डिवाइस आपस में क्या कर रही है, डेटा वेटा भेज रही है, तो उसे क्या बोला जाता है, साइबर स्पेस बोला जाता है। और ये साइबर स्पेस जो टर्म है वो किसने दी थी, विलियम गिब्सन ने दी थी। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर जो बाकी के सवाल है वो भी बचेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को लग रहा है कंटेंट सही है तो आप लोग उस पर कमेंट जरूर करें ना, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि आप सही डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा आप लोगों के पास। और दूसरी चीज, जिन जिन टॉपिक में आपको दिक्कत है, जैसे कुछ बच्चों ने मेरे को बताया कि ए वाले टॉपिक में उनको दिक्कत है ना, और जैसे जो ब्लॉकचेन वगैरह है उनमें दिक्कत है। तो जो जो टॉपिक में आपको लग रहा है कि आपको दिक्कत है, आपको या फिर सफिशिएंट पीवाईक्यूज वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ पे आपको और भी जो है पीडीएफ या फिर जितने भी स्टडी मटेरियल है वो वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।